आनंदी। यौन शोषण की घटनाएं आए दिन हमारे अखबारों की सुर्खियों में रहती है। अक्सर हम देखते हैं कि इन अबोध मासूम बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले उनके ही परिवार के सदस्य, रिश्तेदार या आसपास के लोग होते हैं। कहानी आनंदी अपने ही आश्रयदाता द्वारा शोषित किए जाने की घटना को बयान करती है। आनंदी की समस्या यही संकेत देती है कि इन छोटी छोटी बच्चियों का जीवन अपने ही घर में निरापद नहीं है। तो प्रस्तुत है कहानी आनंदी। सुमति को जब से माँ ने फ़ोन पर बताया कि आनंदी के लिए उसके बैंक के सहकर्मी आलोक का रिश्ता आया है, पर आनंदी की इच्छा है कि जब तक वह एक बार आलोक से मिलकर इस संबंध को अपनी स्वीकृति नहीं देगी, तब तक वह अपनी हाँ नहीं करेगी। तब से सुनंदा जाने की तैयारियों में व्यस्त हो गई थी। अगले 2 दिनों में शनिवार और रविवार की कॉलेज की छुट्टियां थी, अतः वह शाम को ही जयपुर के लिए रवाना हो गई थी। दिल्ली से जयपुर की यात्रा के दौरान बस की गति के साथ ही उसकी स्मृतियां भी गतिमान हो चली थी। वह सोचने लगी, नन्ही सी आनंदी कब युवती बनकर विवाह के योग्य हो गई, उसे एहसास ही नहीं हुआ। बार बार उसकी माँ शारदा का चेहरा उसकी आंखों के समक्ष घूम रहा था। जब से उसका विवाह हुआ, शारदा उसके यहाँ काम कर रही थी। शारदा ने अपनी कार्यकुशलता, ईमानदारी से बहुत जल्दी ही उसका मन जीत लिया था। वह भी शारदा को अपनी नौकरानी नहीं मानकर परिवार के सदस्य की तरह उसको मान सम्मान देती थी। शारदा हमेशा कहती थी, दीदी मैं आपके अलावा दूसरे 4-5 घरों में भी काम करने जाती हूँ, पर दूसरों की तरह आपने कभी मुझे अपने निम्न या हीन होने का एहसास ही नहीं कराया। जब तक शारदा रही, उसको कभी भी किसी काम के लिए उसे डांटने या उलाना देने की नौबत ही नहीं आई। वह सारा काम बहुत मुस्तैदी से कर देती थी। शारदा की इस निष्ठा और कर्तव्य परायणता के कारण उसको भी उससे एक अजीब सा लगाव सा हो गया था। शारदा का पति अपने घर के पास ही बीड़ी बनाने के कारखाने में काम करता था। दोनों पति पत्नी सुबह ही काम पर निकल जाते थे। शारदा की एक छोटी सी बेटी भी थी, जिसको शारदा अपने साथ लेकर ही आती थी। जब बच्ची 3-4 साल की हो गई, तो उसने ही शारदा के पीछे पड़कर उसको स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। उसके स्कूल की पढ़ाई लिखाई का खर्चा वह अपनी तरफ से ही देती थी। शारदा की बच्ची को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो एक नौकरानी की बेटी थी। जन्म से ही बच्ची इतनी हंसमुख और आकर्षक थी कि सबका ध्यान अपनी ओर सहज ही खींच लेती थी। उसके इसी हंसमुख मिजाज को देखते हुए उसने उसका नाम आनंदी रख दिया था। वह जब भी शारदा को कहती कि शारदा देखना, आनंदी अपने नाम के अनुरूप बड़ी होकर तुम्हारे जीवन में आनंद और खुशहाली ले आएगी, तो शारदा उसके पैरों को छूकर हमेशा यही कहती, दीदी आपके आशीर्वाद और स्नेह को पाकर मेरी आनंदी पढ़ लिख कर एक अच्छी इंसान बन जाए, यही मैं ईश्वर से हर दिन कामना करती हूँ। आनंदी पढ़ाई में भी मेधावी थी। अपनी कक्षा के बच्चों में वह हमेशा अग्रणी रहती। शारदा जब काम पर निकलती तो आनंदी को स्कूल छोड़ते हुए आती। सुबह 9 से 1 बजे तक स्कूल से पढ़कर आने के बाद आनंदी उसके पास ही आ जाती थी, जब तक शारदा भी दूसरे घरों का काम निपटा कर दोबारा उसके दोपहरी के बर्तन करने और शाम की रसोई की तैयारी करवाने आ जाती। आनंदी भी उससे बहुत घुल मिल गई थी। 8-9 वर्ष की होते होते वह भी उसके छोटे मोटे काम दौड़ दौड़ कर देती। आनंदी को देखते ही उसके बच्चे भी स्कूल से आकर उस पर रोम जमाते। आनंदी 1 गिलास पानी ला, हमारे स्कूल बैग हमारे कमरे में रख कर आ, जा गेट खोल कर आ, जैसे सैकड़ों काम आनंदी तत्परता से कर देती थी। वह भी आनंदी के खाने पीने का पूरा ध्यान रखती। जो अपने बच्चों के लिए बनाती, उसमें से वो हर चीज़ आनंदी को खिलाती। कभी बच्चे बिना वजह आनंदी को परेशान करते तो उनको तुरंत टोक देती, जिससे आनंदी के मन में उसके प्रति बहुत आदर की भावना हो गई थी। इस तरह शारदा की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी कि कुछ महीनों में अपने पति की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण शारदा कुछ परेशान रहने लगी। सारे उपचार करवाने के बाद भी उसके पति का स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा था। बुखार, सर्दी,
खांसी और कमजोरी उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। लंबे समय तक इलाज के बावजूद भी जब उसके पति के स्वास्थ्य में सुधार होता नजर नहीं आया तो उसने शारदा को अपने फैमिली डॉक्टर के पास भेजा। उसके डॉक्टर ने जब शारदा के पति के सारे टेस्ट पुनः करवाए तो पता चला कि उसके पति को एड्स था तथा वह चंद ही दिनों का मेहमान था। उसके पति की रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर ने इस अंदेशे से कि कहीं शारदा तथा उसकी बच्ची भी एड्स से संक्रमित नहीं हो गए, उनके भी सारे परीक्षण करवाए। जब रिपोर्ट्स आई तो पता चला कि शारदा भी इस रोग से ग्रसित थी। सौभाग्य से आनंद की रिपोर्ट नेगेटिव थी। शारदा को उसकी बीमारी के बारे में पता कर वह जीते जी मारना नहीं चाहती थी, पर उसको अपने भविष्य के बारे में सचेत करना भी जरूरी था। उसे समझ नहीं आ रहा था वह कैसे शारदा को आगाह करे। इस बीच कुछ ही दिनों बाद उसके पति की मृत्यु हो जाने से शारदा पर दुखों का पहाड़ जैसे टूट पड़ा। उसके ससुराल वालों ने अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार उसे ठहराकर उसे प्रताड़ित कर उससे सारे संबंध तोड़ लिए। बेकसूर शारदा किस किस के सामने अपनी सच्चाई प्रमाणित करती। हालांकि वह अपनी तरफ से शारदा के इलाज की पूरी व्यवस्था कर रही थी, पर उसकी बीमारी तीसरे स्टेज पर होने के कारण उसके बचने की उम्मीद बहुत कम ही नजर आ रही थी। शारदा को भी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य को देखकर अंदाजा हो गया था। इसीलिए एक दिन जब वो अपने लॉन में बैठी थी तो शारदा उसके पास आकर फूट फूट कर रो पड़ी। दीदी, आपने तो मुझे नहीं बताया, पर आज जब मैं हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगवाने गई तो मुझे पता चला कि मुझे भी इनकी बीमारी लग गई है और मैं भी अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मुझे अपनी तो चिंता नहीं है, पर मेरी मौत के बाद आनंदी का क्या होगा? उसको तो कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। मेरे ससुराल वाले तो पहले ही मुझसे सारे संबंध तोड़ चुके हैं। पीहर में भी अपने भाई भाभी से कोई उम्मीद नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँ? इससे तो अच्छा है आप हम दोनों को कोई ऐसी दवा दिलवा दें जिससे हम साथ साथ मर जाएं, तो कम से कम मुझे मरते समय आनंदी के पीछे रहने की कोई चिंता तो नहीं सताएगी। शारदा की व्यथा देखकर उसकी भी आंखें भर आई। फिर भी उसने शारदा को आश्वस्त करना चाहा। शारदा, हिम्मत रखो, तुम ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हारा इलाज करवा रही हूँ ना। पर शारदा को उसके खोखले आश्वासन पर कोई विश्वास नहीं हुआ। वह बोली, दीदी, आप मुझसे कितना ही छुपाएं, पर मैंने कुछ समय पूर्व ही मेरे पति की बीमारी के जो लक्षण देखे थे वही लक्षण अब मुझ पर भी प्रकट हो रहे हैं। शारदा से अब कुछ भी छुपाना व्यर्थ था। वह बोली, शारदा, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वह बहुत बुरा हुआ। ईश्वर की इच्छा के आगे हम लाचार हैं, पर तुमसे इतना जरूर कहूँगी कि तुम आनंदी की चिंता मत करो। तुम्हारी अनुपस्थिति में मैं इसकी परवरिश करूँगी, उसको पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाऊंगी ताकि बड़े होने पर उसे किसी की दया का पात्र न होना पड़े। उसकी बात सुनकर शारदा उसके चरणों में गिर पड़ी। रोते रोते बोली, दीदी, आपसे हमारा कोई संबंध न होते हुए भी आपने मेरे लिए इतनी बड़ी बात सोची, यही मेरे लिए सब कुछ है। आपके इस एहसान को मैं 7 जन्म में ही नहीं चुका पाऊंगी। बस ईश्वर से यही दुआ करूंगी कि हम पर ना सही आप पर उसकी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रही। दीदी, मैंने भगवान को प्रत्यक्ष में तो नहीं देखा, पर आपको देखकर इतना जरूर कहूँगी कि आप में ही ईश्वर का वास है। बहुत देर तक शारदा को समझाने के बाद वह उसे शांत कर पाई थी। उस दिन के बाद आनंदी को लेकर एक नई जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। हाँ, मन में एक आशंका जरूर थी कि सुनील को पूछे बिना उसने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले ली थी। उन्हें पता चलेगा तो क्या वे उसके निर्णय से सहमत होंगे? उसने आनंदी की देखभाल का आश्वासन मिलने के बाद शारदा कुछ निश्चिंत सी हो गई थी। शायद इसीलिए अपने गिरते हुए स्वास्थ्य के बावजूद उसके चेहरे पर एक असीम शांति दिखाई दे रही थी। लग रहा था अपनी बीमारी के विषय में उसने आनंदी को भी सब कुछ बता दिया था, जिससे कि वह 10 साल की लड़की भी अपनी नियति को स्वीकार कर असमय गंभीर और परिपक्व हो गई थी। आनंदी की सारी चंचलता, खुशियाँ पल भर में ही सिमट गई थी। ईश्वर ने उस नादान के साथ कितना बड़ा अन्याय किया था। एक दिन मौका देखकर सुनील को जब उसने शारदा और आनंदी के विषय में अपने निर्णय के बारे में बताया
तो वे पहले तो कुछ नहीं बोली, बाद में इतना ही कहा, सुमति, तुमको भावावेश में न रहकर सोच समझकर फैसला करना चाहिए था। वर्तमान में अपने बच्चों का दायित्व संभाल लेना इतना सहज नहीं होता। ऐसे में किसी गैर लड़की की जिम्मेदारी उठाना इतना आसान नहीं है। उसने सुनील को समझाना चाहा। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। जिसकी माँ ने 15 वर्षों तक मेरे हर दुख दर्द में अपनी निस्वार्थ सेवा दी, क्या उस बच्ची को मैं यूं बेसहारा छोड़ दूं? ऐसा तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकती। उसके दृढ़ निश्चय को देखकर सुनील ने उससे विशेष सहमत न होते भी अधिक बहस नहीं की। कुछ दिनों बाद ही शारदा की भी मृत्यु हो गई। अपनी माँ की संभावित मृत्यु की जानकारी होते हुए भी आनंदी को अपने दुख और सदमे से उबरने में काफ़ी वक्त लग गया। धीरे धीरे आनंदी अपने हालातों से समझौता कर नॉर्मल होने लगी थी। अब तो आनंदी उसको अपना सब कुछ समझकर उसके लिए सब कुछ करने को हमेशा तैयार रहती। इतने कम समय में ही वह अपनी माँ की तरह उसके हर काम को बहुत जिम्मेदारी और कुशलता से करने का सजग रहती। मैं कभी सोचती, परिस्थितियाँ आदमी को समय से पूर्व ही कितना अनुभवी और समझदार बना देती है। आनंदी की उम्र में उसके बच्चे कितने बिंदास, लापरवाह और शैतान हैं, जबकि आनंदी का तो जैसे बचपन ही छिन गया था। स्कूल से लौटकर घर के कामों को फुर्ती से निपटा कर वह तुरंत पढ़ने बैठ जाती। जब तक उसका स्कूल का होमवर्क पूरा नहीं होता, चैन ही नहीं पड़ता था। उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद हो गया था, खूब पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनूं। समय अपनी गति से बीत रहा था। आनंदी भी बड़ी हो रही थी। वह अपनी मेहनत और लगन से 9वीं कक्षा में आ गई थी। उन्हीं दिनों अपने पियर में किसी शादी में शामिल होने के लिए उसको 2 दिनों के लिए जयपुर जाने का प्रोग्राम बना। हालांकि सुनील और बच्चों को भी निमंत्रण था, पर बच्चों की स्कूल के यूनिट टेस्ट शुरू होने वाले थे। ऐसे में उनसे एक दिन भी स्कूल मिस करवाना उचित नहीं लगा। वह पहली बार बच्चों को पीछे छोड़कर जा रही थी। मन में घबराहट भी थी, पर सुनील के आश्वस्त करने पर कि वह हमेशा की तरह क्लब नहीं जाकर समय पर घर आ जाएंगी, उसे कुछ तसल्ली हुई। नाश्ते का काम तो आनंदी कर ही लेती थी। दोनों समय का खाना बनाने के लिए उसने अपनी दूसरी काम वाली को राजी कर लिया था। 2-3 दिनों बाद जयपुर से वापस लौटते समय वह माँ को भी अपने साथ कुछ दिनों के लिए लेकर आ गई थी। बाबूजी के जाने के बाद माँ पिछले 2 सालों से जयपुर में अकेली ही रह रही थी। उसके दोनों भाई विदेश में कार्यरत थे। हालांकि वे माँ को अपने पास रहने के लिए अक्सर बुलाते थे, पर माँ अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाने को तैयार ही नहीं थी। समय समय पर जब भी ज़रूरत होती वह स्कूल की छुट्टियों में बच्चों को लेकर माँ से मिलकर आती थी। हालांकि सुनील और वह माँ को बहुत बार अपने पास आकर रहने का आग्रह कर चुके थे, पर हर बार माँ का एक ही जवाब रहता, जब तक संभव होगा मैं किसी पर भार नहीं बनना चाहूँगी। माँ की देखभाल के लिए कई वर्षों से उनकी पुरानी बाई राधा मौसी रहती थी, जो दिन रात माँ के पास ही रहती थी। पर उसके जयपुर जाने के 2 दिनों पूर्व ही हृदय गति रुक जाने से राधा मौसी की भी मृत्यु हो गई। इसी कारण माँ बिल्कुल अकेली हो गई थी। राधा मौसी की मृत्यु से माँ बहुत दुखी थी। माँ की मानसिक अवस्था को देखते हुए वह कुछ दिनों के लिए उन्हें जबरदस्ती अपने साथ ही ले आई। अचानक माँ को लेकर जब वह घर पहुंची तो बच्चे तो नानी को देखते ही खुश हो गए। माँ भी बच्चों से मिलकर अच्छा महसूस कर रही थी। बच्चों से मिलने के बाद जब उसके आनंदी की खोज को खबर लेने के लिए आवाज़ लगाई तो वह चुपचाप गुमसुम सी उसके पास आकर खड़ी हो गई। जब उसने आनंदी की उदासी और चुप्पी की वजह जानना चाहिए तो कुछ भी नहीं बोली, पर उसके बड़े लड़के सोनू ने बताया कि वह कल से ही रोई जा रही थी। उससे खाना भी नहीं खाया था। उसने आनंदी को बहुत बार पूछा, पर वह तबीयत ठीक नहीं होने का बहाना बनाकर अपने कमरे में चली गई थी। आनंदी को इतना उदास देखकर उसका भी मन कैसे ही हो गया। 2-3 दिन बाद जब आनंदी पुनः सहज होकर अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या में व्यस्त हुई तो उसे बहुत तसल्ली हुई। आनंदी ने अपनी सेवा से माँ का मन भी बहुत जीत लिया था। माँ के आने के बाद तो वह जब भी फुर्सत मिलती उनके पास जा बैठती। 10-15 दिनों बाद जब माँ वापस जयपुर जाने लगी तो पहली दफ़ा माँ को वापस लौटते समय उसने कुछ घबराया सा देखा। शायद राधा मौसी के बाद पहली बार इतने बड़े घर में उन्हें अकेले रहने में घबराहट हो रही थी।
उसने जब कुछ दिनों के लिए आनंदी को अपने साथ ले जाने का प्रस्ताव रखा तो माँ की प्रतिक्रिया देखकर लगा मानो उसने माँ के मुँह की बात छीन ली थी। आनंदी को अपने साथ ले जाने की माँ की मंशा को देखकर वह जान चुकी थी, पर उसे अंदेशा था कि आनंदी उसके तथा बच्चों के बिना अकेली माँ के साथ जाने को शायद ही तैयार हो। पर उस समय उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब आनंदी खुशी खुशी तुरंत माँ के साथ जाने को तैयार हो गई। उस दिन माँ के साथ जाने की आनंदी की उत्सुकता को देखकर उसके मन में कहीं न कहीं एक धक्का जरूर लगा था। जिस लड़की पर वह अपनी जान छिड़कती थी वह उसको छोड़कर जाने के लिए आसानी से तैयार हो जाएगी, उसे उम्मीद नहीं थी। वैसे भी जब से वो जयपुर से लौटी थी आनंदी उसे बहुत बदली बदली लग रही थी। उसने कई बार उसमें आए बदलाव की वजह भी जानने की कोशिश की, पर उसे सफलता नहीं मिली। फिर उसने ये कहकर मन को समझा लिया कि शायद किशोरावस्था या मेंस्ट्रुअल पीरियड शुरू होने के कारण उसके हार्मोन में परिवर्तन हो रहे थे, इसी वजह से वह कुछ असामान्य व्यवहार कर रही थी। उम्र के साथ साथ आनंदी की सुंदरता भी बढ़ रही थी। उसके रूप और सौंदर्य को देखकर किसी की भी नज़रें उस पर ठहर जाती थी। कभी कभी तो उसे डर भी लगने लगता कि कहीं उसकी सुंदरता ही उसके लिए अभिशाप न बन जाए। उसने आनंदी को माँ के साथ 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियों में भेजा था, पर जब वापस उसके स्कूल खोलने का समय आया तो उसने माँ को फ़ोन कर आनंदी को भेजने को कहा। उस पर माँ ने बताया कि आनंदी वापस नहीं आना चाहती, वह उन्हीं के पास रहकर पढ़ना चाहती है। माँ की बात सुनकर वह हैरान हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि एकाएक आनंदी को ये क्या हो गया। वह क्यों उन लोगों के प्रति इतनी विरक्त और उदासीन हो रही थी। जिस लड़की को उसने अपने बच्चों की तरह माना, उस लड़की ने उसके निश्चल प्रेम और स्नेह की भी कदर नहीं की। वह इतना बदल जाएगी वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। उसे माँ से भी नाराज़गी थी कि उसकी इच्छा जाने बिना वह क्यों आनंद की इच्छा को सर्वोपरि समझकर उसे अपने पास रहने की वकालत कर रही थी। उसे 2-4 दिनों से अवसर देकर जब सुनील ने वजह जाननी चाहिए तो वह स्वयं पर काबू नहीं रख पाई। उसकी बात सुनकर सुनील ठहाका मारकर हंस पड़े। अरे सुमति, एक साधारण सी नौकरानी की बेटी की बात को लेकर तुम इतनी विचलित हो रही हो। आई जस्ट कांट इमेजिन। मैंने तो पहले ही कहा था कि लोग कभी अपने सगे नहीं होती, पर तुम पर तो उस वक्त शारदा की भलाई का भूत चढ़ा हुआ था, अतः मेरी बात ही नहीं मानी। अब तो पता चल गया ना कि मैं गलत नहीं था। उस दिन सुनील की बात का विरोध नहीं कर पाई। उसने अपने मन को समझा लिया कि आनंदी को उसके प्यार और स्नेह की कीमत नहीं, तो वह क्यों उसके विषय में सोचकर अपना समय और मन खराब करे। कम से कम वह माँ की तो सेवा कर रही थी, उनके संरक्षण में थी, अतः उसकी दूसरी तरह की कोई चिंता उसे नहीं थी। माँ से जब भी फ़ोन पर बात करती वह बतलाती आनंदी उसको बहुत याद करती है, उसकी पूजा करती है। उस समय माँ की बातें उसे छलावा लगती। यदि आनंदी को उससे इतना ही लगाव था तो उसके पास वह क्यों नहीं आना चाहती थी। धीरे धीरे वह आनंदी के बिना रहने की अभ्यस्त हो चली थी। छुट्टियों में जब भी माँ के पास जाती आनंदी सारा समय उसके आसपास ही मंडराती रहती। उसकी पसंद नापसंद वह कुछ भी तो नहीं भूली थी। वह जब कभी अपने पास नहीं आने की वजह पूछती तो उसकी बात टाल जाती। आनंदी उसके लिए एक पहेली बन चुकी थी। इस दौरान वह बीए करके बैंक की परीक्षा उत्तीर्ण कर बैंक में ही जॉब करने लगी थी। आनंदी के विषय में सोचते सोचते मन में एक बार विचार आया कि जब आनंदी ने उसको प्यार और स्नेह को कदर नहीं की तो वह क्यों उसके बुलाने पर उसके पास जाए। पर फिर शारदा की याचना करती हुई सूरत उसकी आंखों के समक्ष घूम गई। उसने शारदा को वादा किया था कि उसकी बेटी की वह जिंदगी भर जिम्मेदारी उठाएगी। स्टेशन पर आनंदी उसे लेने आई थी। इस बार उससे वह 2 साल बाद मिल रही थी। आत्मनिर्भर बनने के एहसास ने उसके व्यक्तित्व को और भी गरिमामय बना दिया था। वह मन ही मन उसकी नज़र उतारने लगी। जब घर पहुंची तो माँ को अपनी प्रतीक्षा में पाया। वह केवल 2 दिनों के लिए ही आई थी। आनंदी ने उसके स्वागत में न जाने कितना कुछ बना लिया था। वह कुछ कहती इसके पूर्व माँ बोल जाती, जब से तुम्हारे आने की सूचना मिली है तुम्हारे स्वागतार्थ एक पल भी चैन से नहीं बैठी है। आनंदी के उत्साह और आतिथ्य को देखकर वह भाव विवल हो गई थी। खाना खाने के बाद जब फुर्सत मिली तो माँ ने बताया कि आनंदी के बैंक के सहकर्मी विवेक की ओर से विवाह का प्रस्ताव आया था। उनकी तरफ से रिश्ता पक्का था, पर आनंदी ने स्पष्ट कह दिया, जब तक मेरी दीदी
विवेक से मिलकर इस रिश्ते को अपनी स्वीकृति नहीं देगी, वह कभी भी हाँ नहीं करेगी। शाम को माँ के साथ विवेक और उसकी माँ से मिलने उसके घर गई तो विवेक और उसकी माँ ने से मिलकर उनको बहुत अच्छा लगा। सब दृष्टि से आनंदी के अनुरूप संबंध था। उसने जब आनंदी की पृष्ठभूमि के बारे में खुलासा करना चाहा तो विवेक इतना ही बोला, दीदी, नानी और आनंदी ने पहले ही हमें सब कुछ बता दिया है, आप परेशान न हो। वैसे भी मुझे आनंदी के वर्तमान से मतलब है, उसके अतीत से मेरा क्या लेना देना। बस आपकी वजह से ही आनंदी हाँ नहीं कर रही थी। यदि आपकी हाँ हो तो 15 दिन बाद ही शादी की तारीख पक्की कर ली। उसने उसी समय अपनी स्वीकृति दे दी थी। घर लौटी तो मन बहुत खुश था। उस दिन बार बार शारदा का चेहरा उसकी आंखों के समक्ष घूम रहा था। यदि वह जिंदा होती तो कितनी खुश होती कि उसकी बेटी को कितना अच्छा घर और वर मिला था। आनंदी की शादी में कैसे क्या करना था, सारी योजना बनाने के बाद जब वह बोली कि चलो सुनील को फ़ोन करके सूचित कर दूं कि बेटी की शादी तय हो गई है, वह कन्यादान के लिए तैयार हो जाए। वो आगे कुछ बोलती, इसके पूर्व ही आनंदी चीख पड़ी, दीदी, मेरा कन्यादान केवल आप ही करेंगी और किसी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आनंदी के इस अप्रत्याशित व्यवहार को देखकर वह हैरान रह गई। उससे कुछ पूछती, इसके पूर्व ही वह रोते रोते दौड़कर अपने कमरे में चली गई थी। आनंदी के जाने के बाद कमरे में सन्नाटा सा छा गया था। उसने माँ से पूछना चाहा, माँ, ये आनंदी को अचानक क्या हो गया? अभी तक कितनी खुश थी। सुनील का नाम आते ही वो इस तरह भड़क क्यों गई? माँ ने पहले तो उसके सवाल को टालना चाहा। अरे कुछ नहीं, ऐसे ही नादानी में बोल गई, तू चिंता मत कर, मैं उसे समझा दूंगी। पर उसे पूरा शक हो गया कि जरूर कोई गंभीर बात थी जो माँ उससे छुपा रही थी। उसने जब बार बार माँ को सौगंध दिलाई तो माँ को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। माँ ने जो कुछ बताया उसको सुनकर उसके पांव तले जमीन खिसक गई थी। बहुत देर तक तो वह सुन्न सी हो गई। समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया करे। लगातार सिर में हथौड़े चल रही थी। इतने वर्षों तक आनंद ने जिस बात को छुपा कर रखा था वो आज अचानक इस तरह प्रकट हो जाएगी, शायद इसकी कल्पना तो आनंदी ने स्वयं भी नहीं की थी। उसने आनंदी की चुप्पी का कितना गलत अर्थ लगा लिया था। आज उसे समझ में आया कि आनंदी क्यों आसानी से माँ के साथ वापस आने को तैयार हो गई। वह क्यों नहीं उसके साथ रहना चाहती थी। आज जब सच्चाई सामने आई तो उसे लग रहा था कि वह कभी भी आनंदी की नज़रें नहीं मिला पाएगी। वर्षों पूर्व उसके शादी में जाने के दौरान ही आनंदी की तो जिंदगी ही बदल गई और उसको भान ही नहीं हुआ। उसका रक्षक ही उसका भक्षक बन गया। अब तक जिस पति को उसने श्रद्धा और अटूट विश्वास के शिखर पर बैठा रखा था, वे ही इतनी घिनौनी हरकत कर बैठेंगे। अपनी पुत्री तुल्य लड़की के साथ इतना अवांछनीय व्यवहार करने के बाद भी उसको जलील करते हुए एक पल भी आत्मग्लानि उन्हें नहीं हुई। पिछली सारी स्मृतियाँ उसके मानस पटल पर हथौड़ा मारती हुई उसके तन और मन को आहत कर रही थी। बहुत देर बाद वह कुछ सामान्य हुई तो माँ ने बतलाया कि आनंदी ने उससे वादा लिया था कि वह इस घटना की चर्चा कभी भी उसके सामने नहीं करेगी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि सच्चाई जानने के बाद उसका वैवाहिक जीवन बर्बाद हो जाए। माँ ने ही बताया कि शारदा ने अपने अंतिम समय में आनंदी से वचन लिया था कि यदि जान भी चली जाए तो भी वह कभी भी दीदी को कोई तकलीफ या कष्ट नहीं पहुंचाएगी। इसीलिए उसके लाख पूछने पर भी वो मौन रही। आज आनंदी की गंभीर सोच और समझदारी के समक्ष वह स्वयं को बहुत छोटा समझ रही थी। अपने प्रति उसकी इतनी श्रद्धा और समर्पण भावना देखकर वह नतमस्तक थी। उस दिन उन तीनों को ही नींद नहीं आई। बार बार शारदा का चेहरा उसकी आंखों के समक्ष घूमता हुआ एक ही सवाल कर रहा था, दीदी, आपने कैसी सुरक्षा की मेरी बेटी की? दूसरे दिन जब वह आहत मन से वापस लौटने लगी तो आनंदी को अपने हृदय से चिपटा कर फूट फूट कर रोते हुए उसे क्षमा मांग रही थी। आनंदी, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई। आनंदी ने रोते रोते ही उसके मुख पर हाथ रख दिया और बोली, दीदी, मैं आपको इस तरह दुखी नहीं देख सकती। जो कुछ भावावेश में मेरे मुंह से निकला वह अप्रत्याशित था। आप इस बात को एक दुष्स्वप्न समझकर भुला दें। इतने वर्षों पुरानी बात को कुरेद कर अपना वैवाहिक जीवन विषाक्त नहीं बनाए। सुमति लौटते समय पूरे रास्ते सोच रही थी कि आनंदी की बात को मानकर अपने परिवार और बच्चों की खातिर सुनील को
उसके जघन्य कुकृत्य के लिए माफ़ कर भी देगी तो क्या होगा? जो कुछ आनंदी के साथ उसने किया, क्या वह कभी भूल पाएगी?